मुझे जंग आज़ादी का मज़ा मालूम है, बलूचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे ज़िंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ न दो, मुझे पाकिस्तान में 7 साल जीने की सज़ा मालूम है। ये 4 लाइनें काफ़ी हैं यह बताने के लिए कि बलूचों पर क्या बीती है और क्या बीत रही है। बलूचिस्तान एक पल में दबा कुचला नजर आता है तो दूसरे ही पल विद्रोह की धधकती ज्वालाएं आसमान छू रही होती हैं। पाकिस्तान के जन्म से लेकर आज तक बलूचिस्तान में यही कहानी रह रहकर दोहराई जा रही है। हालिया ट्रेन हाईजैक इन्हीं कहानियों में से निकली एक कहानी है जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लिख रही है। जंग आज़ादी की ये नई इबारत इस समय पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं, कितनी पुरानी हैं? तारीख 27 मार्च साल 1948। आज से तकरीबन 76 वर्ष और 11 महीने पहले का ये दिन। बलोच इस दिन को याद तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल भी तो नहीं पा रहे हैं। यही तो वो दिन था जब पाकिस्तान ने अपनी सेना का खौफ दिखाकर बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया था। यहीं से शुरू हुई बलूचिस्तान के साथ छल कपट और धोखे की कहानी। शुरुआत 1876 की संधि से करते हैं। ये वो समय था जब भारत के अधिकांश हिस्से पर ब्रिटिशर्स का राज था। उस समय जनजातीय क्षेत्र, रियासतें और राजा महाराजा शासक इनका चलन था। ऐसी ही एक रियासत थी कलात। इसके शासक खान ऑफ कलात के नाम से जाने जाते रहे हैं। खान यानी शासक। ट्रीटी ऑफ कलात नामक संधि में यह तय हुआ था कि कलात का खान स्वतंत्र शासक है और ब्रिटिशर्स एक तरह से वहां गठबंधन में हैं। इस संधि की बदौलत कलात खानते में अंग्रेजी हुकूमत का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था। खान ऑफ कलात को अपनी रियासत से जुड़ी फैसले की स्वतंत्रता थी, प्रशासन था। उस समय कलात में कई जनजातियां थी और आज भी हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, विरासत है। अंग्रेजों को भी यह मंजूर था कि खान ऑफ कलात अपने हिसाब से रियासत चलाएं हमारे साथ रहकर, क्योंकि वो इस क्षेत्र में अशांति कम करना चाहते थे और उसका सबसे सही तरीका यही था। साल बीतते गए, सिलसिला चलता रहा और फिर 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान अस्तित्व में आया। लेकिन उससे 2 दिन पहले 12 अगस्त 1947 के दिन खान ऑफ कलात अहमद यार खान ने अपनी रियासत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था, क्योंकि वह स्वतंत्र थे। भारत रियासतों का देश रहा है तो जाहिर है पाकिस्तान में भी रियासतों के विलय की प्रक्रिया चल रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह काम अपने कंधों पर उठाया था। रियासतों का विलय शुरू हुआ और उसी कड़ी में कलात का नंबर भी आया। कहते हैं कि अहमद यार खान और जिन्ना के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। खान ऑफ कलात को उम्मीद थी कि जिन्ना उनके घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में विलय के बजाय मैत्री संधि पर राजी होंगे। अहमद यार खान का यह अनुमान एक हद तक सही था। 11 अगस्त 1947 को कलात, पाकिस्तान और अंग्रेजों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कलात को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। इस समझौते से कलात रियासत भी खुश, खान ऑफ कलात भी खुश कि जिन्ना ने मित्रता निभाई। हालांकि मित्र को शत्रु में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जिन्ना धीरे धीरे अपने असली रंग में आने लगा, या हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने रास्ता बताना शुरू कर दिया। कुछ भी हो, लेकिन हुआ ये कि जिन्ना ने अहमद यार खान पर दबाव डालना शुरू किया कि वे कलात रियासत का विलय पाकिस्तान में कर दें। खान ऑफ कलात किसी भी कीमत पर विलय करने को राजी नहीं हुए। जिन्ना को जब लगा कि अब खान ऑफ कलात मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उन्होंने मामला सरकार के हाथों सौंप दिया। अब आया 27 मार्च 1948 का वो दिन जब पाकिस्तानी फौज का डर दिखाकर जिन्ना ने जबरन विलय पत्र पर खान ऑफ कलात के हस्ताक्षर करवाए और कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ऐसी ही कहानी कलात के आसपास की रियासतों की भी रही। आज इन्हीं को मिलाकर बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बना है। कलात की स्वतंत्रता छिनने के साथ ही विद्रोह की वो एक चिंगारी भी उठी थी, जो आज भीषण आग बन चुकी है। यहीं से शुरू होती है बलोच अधिकारों और बलूचिस्तान के एक स्वतंत्र राज्य की मांग की कहानी। 7 दशक बीत चुके हैं और बलूचिस्तान का संघर्ष जारी है। साल बदले, पीढ़ियां बदली और संघर्ष के तरीके भी बदलते गए। उधर पाकिस्तान की सरकार, पाक आर्मी ने भी संघर्ष को दबाने के लिए और बलूचों पर जुर्म के नए नए पैतरे भी आजमाए। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए चले आ रहे इन संघर्षों को अब तक 4 भागों में बांटा गया है। भाग से आप यहाँ पीरियड समझिए या फिर एक टाइम फ्रेम। इसमें चौथा भाग पहले 3 भागों के मुकाबले सबसे क्रूर था। कलात रियासत पर पाकिस्तान के जबरन कब्जे के बाद खान ऑफ कलात अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने विद्रोह की नींव रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एक अपरंपरागत हमला करने के लिए अफगानिस्तान में शरण ली। अपरंपरागत अंग्रेजी में जिसे अनकन्वेंशनल अटैक कहते हैं। इसका मतलब है एक कमजोर टुकड़ी एक ताकतवर सेना पर छुप छुप कर और अचानक हमला करती है।
अब्दुल करीम ने कुछ समय तक यह लड़ाई लड़ी, वो भी बिना बलूचिस्तान के बाकी हिस्सों के सपोर्ट के। हालांकि 1950 में उन्हें पाकिस्तान के साथ समझौता करना पड़ा था। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने 1 यूनिट स्कीम पास की थी। इस स्कीम के चलते पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान को एक प्रांत बना दिया गया था। यह बलूचिस्तान की पहचान को मिटाने का काम था। इस समय कलात के झालावन क्षेत्र में ज़राकज़ई या ज़हरी जनजाति के नेता नवाब नौरोज़ खान ने इसके विरोध में हथियार उठा लिए। नौरोज़ खान ने अपने लड़ाकों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल टिक्का खान की कमान वाली सेना के साथ कई बार मुठभेड़ की, गुरिल्ला नीति अपनाई गई। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने नौरोज़ खान और उनके साथियों को बातचीत का वादा कर पहाड़ी से नीचे आने के लिए राजी किया, लेकिन फिर वही धोखा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटे, भतीजे और कुछ अन्य लोगों को सुकूर और हैदराबाद की जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें फांसी दी गई। बाद में नवाब नौरोज़ खान की कैद में ही मृत्यु हो गई। दूसरे संघर्ष के बाद 1960 के दशक में बलोच अलगाववादी आंदोलन ने गति पकड़ी। पाकिस्तान के नए संविधान ने प्रांतीय स्वायत्तता को सीमित कर दिया था। बलोचों ने कभी भी 1 यूनिट फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह उनकी पहचान, उनकी स्वतंत्रता का प्रश्न था। फिर क्या था? शेर मोहम्मद बिजरानी मरीन के नेतृत्व में तीसरा संघर्ष हुआ। इस विद्रोह का उद्देश्य पाकिस्तान को बलूचिस्तान में गैस भंडारों से राजस्व साझा करने के लिए मजबूर करना, 1 यूनिट स्कीम को भंग करना और बलोच विद्रोहियों को रिहा करना था। साल 1969 में आम माफी और बलोच अलगाववादियों की रिहाई के साथ यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। 1970 में 1 यूनिट स्कीम को समाप्त करने के बाद बलूचिस्तान को 4 प्रांतों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। बलूचिस्तान की आज़ादी का संघर्ष पाकिस्तान सरकार के लिए नाक में दम करने वाला बन गया था। 71 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया था और उधर बलूचिस्तान में अशांति बढ़ती जा रही थी। इस बार पाकिस्तान सरकार ने सीधे सैन्य अभियान शुरू कर दिया। राष्ट्रपति भुट्टो ने बलूचिस्तान और NWFP की प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिससे सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा मिल गया। पाकिस्तानी सेना ने भारी हथियारों से लैस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। आम नागरिकों और बलोच विद्रोहियों पर अत्याधुनिक हथियारों से हमले किए गए। ऐसा अनुमान है कि बलोच अलगाववादियों के साथ संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपने लगभग 3,300 जवानों की जान गंवाई, जबकि 7,000 से 9,000 बलोच लड़ाकों और आम नागरिकों को पाक आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल, इन 4 चरणों के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के नज़रिए से बलूचिस्तान कुछ समय तक शांत नजर आया, लेकिन साल 2000 आते आते चीज़ें फिर धीरे धीरे बदलने लगी, तरीके भी बदलने लगे। सबसे बड़ी घटना साल 2005 में देखने को मिली। बलूचिस्तान में पाक सेना पर लगातार हमले हो रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व रक्षा राज्य मंत्री, पूर्व गृह राज्य मंत्री और बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर नवाब अकबर खान बुख्ती ने पाकिस्तान सरकार के सामने 15 सूत्री एजेंडा पेश किया था। उनकी मांग थी कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर वहां के लोगों का नियंत्रण हो और सैन्य ठिकानों के निर्माण पर रोक लगाई जाए। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने उनकी एक न सुनी। फिर क्या था? पाकिस्तान की सरकार ने बुख्ती को पकड़ने के लिए सैन्य ऑपरेशन चलाया। बुख्ती को पकड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उनके घर पर हवाई हमले किए। वे अंडरग्राउंड हो गए थे। भयानक लड़ाई हुई। ऐसा कहा जाता है कि बलूचिस्तान से करीब 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए। आखिरकार पाकिस्तान की सरकार ने नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या कर दी। तारीख थी 26 अगस्त 2005। यह सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या ने बलोच आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। अब यह आंदोलन और उग्र हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुख्ती की हत्या चर्चा में आ गई। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी और बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई के नाम पर लोगों को गायब करने पर भी सवाल उठने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था। मुद्दा इतना बड़ा बना कि अब महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगी। डॉक्टर मेहरंग बलोच इसका सबसे बड़ा और आदर्श उदाहरण है। मेहरंग बलोच के पिता और उनके भाई को भी पाकिस्तानी आर्मी ने गायब कर दिया था। आज मेहरंग केवल बलोचों को ही नहीं, बल्कि पश्तूनों को भी एक मंच पर लाने का काम कर रही हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी, बलोचों के मानवाधिकारों के लिए आम बलोच सड़क पर उतरे तो विद्रोही संगठनों ने नई रणनीतियां बनानी शुरू की। हाल में जिस संगठन ने ट्रेन हाईजैक और पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारने की जिम्मेदारी ली है, बलोच लिबरेशन आर्मी, अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे सबसे लंबे क्षेत्र में यह बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा संगठन है। इसका उद्देश्य है बलूचिस्तान की आज़ादी। BLA मानती है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के समृद्ध गैस और खनिज संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन कर रही है, जबकि यह उनके लोगों का है। BLA
आत्मघाती हमलों में माहिर है। इनके निशाने पर पाकिस्तानी फोर्सेज और चीनी नागरिक हैं। बीएलए ने कई बार चीनी नागरिकों पर हमले किए हैं। बीते साल कराची एयरपोर्ट पर हुआ हमला हो या फिर साल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी के पास एक वैन में हुए बम विस्फोट में, जिसमें से 3 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। बलोच लिबरेशन फ्रंट अफगानिस्तान बेस्ड जातीय अलगाववादी संगठन है जो बलोचिस्तान में सक्रिय है। इसकी स्थापना 1964 में जुम्मा खान ने दमिश्क में की थी। इस जातीय समूह के निशाने पर प्रवासी नागरिक, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, सैन्यकर्मी, ISI के खबरी या एजेंट होते हैं। यह समूह ज्यादातर पहाड़ों पर ही रहता है और गोरिल्ला वारफेयर में माहिर माना जाता है। यह अलग अलग समूहों का पहला और एकमात्र गठबंधन है जिसमें बलूचिस्तान के अलावा सिंध के ग्रुप्स भी शामिल हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य बलूचिस्तान के क्षेत्रों में अलग थलग पड़े समूहों के बीच बातचीत को मजबूत करना है और फिर आज के हिसाब से रणनीति बनाकर पाकिस्तान और चीन को जवाब देना है। साल 2004 में ग्वादर बंदरगाह पर एक विद्रोही हमला हुआ था जिसमें 3 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस हमले के बाद से चीन भी बलूचिस्तान संघर्ष में शामिल हो गया। बलोचों के निशाने पर चीन के होने का कारण है ग्वादर बंदरगाह और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ग्वादर बंदरगाह CPEC का अहम हिस्सा है। इस पर चीन भी खूब पैसा बहा रहा है। CPEC चीन और पाकिस्तान के बीच एक आर्थिक गलियारा है जो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों का मानना है कि इस परियोजना के बन जाने से बलूचिस्तान क्षेत्र का और दोहन किया जाएगा और इस दोहन में चीन भी शामिल होगा। यही कारण है कि बलोच विद्रोही समूह इसे उखाड़ फेंकने में लगे हुए हैं। बलोच विद्रोही समूहों ने बीते साल 2024 में पाकिस्तान पर 938 हमले किए हैं। यह हमले 25 जिलों के 327 क्षेत्रों में किए गए और उनमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई और 689 घायल हुए। इसके अलावा संपत्ति का नुकसान अलग हुआ। साल 2023 की तुलना में हमलों में 53% की बढ़ोतरी और मौतों में 80% की वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़े यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि बलूचिस्तान में आग किस कदर लगी हुई है। एक बात और कि यह आंकड़े केवल बलोच विद्रोही समूहों के हैं। पख्तूनख्वा में TTP ने अलग कहर ढाया हुआ है। साल 2024 के बड़े हमलों की बात करें तो 30 जनवरी 2024 को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित माच शहर में BLA ने 2 दर्जन रॉकेट दागे। 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में हुए सिलसिलेवार हमलों में 14 सैनिकों समेत कम से कम 74 लोग मारे गए। इसकी जिम्मेदारी भी BLA ने ली। BLA ने 6 अक्टूबर 2024 को जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई हमले की जिम्मेदारी ली जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे और 2 चीनी नागरिक मारे गए। 9 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती बम विस्फोट में तकरीबन 32 लोग मारे गए और 55 अन्य घायल हो गए। इसकी भी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। उधर पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई के नाम पर आम बलोचों को कुचलने में लगी हुई है। हालात यहाँ पहुँच गए कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल का नेशनल असेंबली से इस्तीफा देना पड़ रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान उन हालातों को नज़रअंदाज कर रहा है। बलूच नेता अख्तर मेंगल ने अपने इस्तीफे में लिखा भी है कि हर दिन हमें और भी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। हमारे लोगों को या तो चुप करा दिया जाता है या देशद्रोही करार दे दिया जाता है या इससे भी बदतर स्थिति में उन्हें मार दिया जाता है। बहरहाल बलूचिस्तान का संघर्ष एक नस्लीय, राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल मसला है। क्या बलूचिस्तान आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान से अलग हो सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।